polar aprotic solvent. In polar aprotic solvent, this is the order of nucleophilicity, right? बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमने सॉल्वेंट चेंज किया है, डिफरेंट सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्यों होता है हम लोग? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हमने सॉल्वेंट का नेचर चेंज किया है तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफरेंट होगी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज आएगी। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, लाइक वाटर, इथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, ये सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो हमने NaF को वाटर में डिजोल्व, हमें पता है वाटर में डिजोल्व करने से क्या होता है, ये Na+ और F- में ब्रेक हो जाएगा, राइट? इट विल ब्रेक इनटू Na+ एंड F-। और उसके बाद क्या होगा, इसका हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, Na+ को वाटर जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, वाटर का जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है उसको सराउंड कर लेगा थ्रू हाइड्रोजन, थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इस तरह से, जिसको हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। सिमिलरली F- की अगर F- को वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपको क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, पॉजिटिव पार्ट से सराउंड कर लेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो पहले क्या होगा, NaF वाटर में जाने के बाद ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हाइड्रेशन होगा, राइट? ब्रेक होने के बाद इनका हाइड्रेशन। अब अगर हम बात करें Na की, सपोज हम Na की बात करते हैं, तो Na वाटर में जाएगा, Na+ एंड I- ये बात ब्रेक होगा। अगर हम I- की बात करें तो I- की साइज ज्यादा होती है, राइट? तो I- की अगर साइज ज्यादा है तो इसका जो हाइड्रेशन होगा वो कम होगा, I- का हाइड्रेशन आपका कम होगा। डू यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? F- और I- में किसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा बताइए? विच विल हैव मोर हाइड्रेशन, F- और I-। F- का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, क्यों? F- का हाइड्रेशन क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि F- की साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ज्यादा फास्ट में है, स्मॉल साइज होने की वजह से जेड इफेक्ट ज्यादा है। तो रिएक्शन कौन करेगा? F- जो स्मॉल साइज का है, जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसका जेड इफेक्ट ज्यादा, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर करेगा, तो इसको हाइड्रेटेड F- बोलते हैं। और हाइड्रेशन होने की वजह से, बिकॉज इसकी साइज काफी स्मॉल है, न्यूक्लियस से ज्यादा, न्यूक्लियस बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा है, राइट? तो इसकी साइज क्या रहेगी, लार्ज हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर होने के बाद आफ्टर हाइड्रेशन, हम लोग हाइड्रेटेड F- की बात कर रहे हैं, तो इसकी लार्ज इन साइज होगी। और अगर इसकी साइज बढ़ जाएगी वाटर में जाने के बाद, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब है और किसी भी सॉल्वेंट में मूव करने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हल्की हो गया ना, मतलब ये क्या हो गया, बल्कि हो गया, काफी ज्यादा इसका वेट बढ़ गया, और अगर वेट बढ़ गया तो इससे मूव करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट में देख रहे हैं, हम लोग गैसियस फेज में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, वाटर के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। तो NaF को वाटर में डिजोल्व करेंगे, Na+ और F- में ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रेशन होगा, मतलब F- ने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को कैप्चर कर दिया। ओके, तो NaF देखिए, फिर से देखते हैं हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देख रहे हैं, राइट? तो इसमें मैंने ये बताया कि NaF को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये Na+ और F- में ब्रेक हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का सॉल्वेशन होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है Na+ को सराउंड कर लेंगे तो आयोन डाइपोल इंटरेक्शन, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो Na+ को सराउंड कर लेगा, और जो आपका F- है, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो F- को सराउंड कर लेगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन होने के बाद क्या होगा, F- के सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो F- का साइज क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग हाइड्रेटेड F- की बात कर रहे हैं वाटर के साथ, तो F- की साइज स्मॉल है, काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करेगा थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को कैप्चर करेगा, और हाइड्रेटेड F- की साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और अगर इसकी साइज लार्ज हो जाएगी तो इसके मूव करने की टेंडेंसी सॉल्वेंट में कम हो जाएगी,
बात समझ में आ रहा है? आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि F माइनस बहुत ज्यादा स्टेरिकली सराउंडेड हो चुका है। अगर हम I माइनस की बात करें तो I माइनस की साइज थोड़ी ज्यादा होती है, जेड इफेक्टिव कम होती है, तो I माइनस कम वाटर मॉलिक्यूल को कैप्चर करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है। अगर साइज I माइनस की साइज ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, तो ये कम वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड I माइनस होगा उसकी क्या होगी, स्मॉल, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होगा। हम लोग वाटर की साथ बात कर रहे हैं। हाइड्रेटेड F माइनस की साइज जो होगी कंपैरेटिवली स्मॉल होगी, राइट, स्मॉलर इन साइज होगी। तो इसकी आयनिक मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इसके मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और अगर मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब ये थोड़ा लिटिल फ्री है, ये ज्यादा फ्री है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है या नहीं? F माइनस वाटर में जाने के बाद बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो चुका है, मतलब अब इसके डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। बात समझ में आ रहा है? आई माइनस ज्यादा फ्री है, आई माइनस ज्यादा फ्री है या F माइनस ज्यादा फ्री है, बताइए। आई माइनस को कम वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, मतलब ये एक तरह से फ्री है, तो ये इजिली डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर F माइनस ज्यादा इजिली डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, बताइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को। तो F माइनस स्ट्रिक्टली क्राउडेड हो चुका है, चारों तरफ से इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है, तो ये F माइनस इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। सो आप बताइए कि F माइनस और I माइनस में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर पाएगा, I माइनस, राइट। सो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है, राइट। सो वी कैन से दैट अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी F माइनस से ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम अदर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर ले, Br माइनस Cl माइनस, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट, Br माइनस Cl माइनस, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि I माइनस की साइज, उसके बाद Br, देन Cl, और F की साइज सबसे छोटी है। तो वाटर में सभी हाइड्रेट होंगे, ये सभी वाटर में हाइड्रेट होंगे, बट सबसे ज्यादा वाटर में हाइड्रेट होगा F माइनस, इसकी साइज बल्की हो जाएगी, इसको चारों तरफ से वाटर घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, तो F माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, I माइनस की टेंडेंसी ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर, अगर इथेनॉल होता तो इथेनॉल भी क्या करता, अपने ऑक्सीजन से, ऐसा इथेनॉल से भी होता है, यहाँ पे C2H5 आ जाता, बस इथेनॉल में भी ऐसा ही होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और F माइनस पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर रिवर्स क्यों हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं एनीवन? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रिवर्स क्यों होता है? एनी आइडिया व्हाई द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? व्हाई द ऑर्डर ऑफ नो H प्लस, यस। तो इसमें H प्लस है नहीं, तो H प्लस नहीं है तो क्या ये सराउंड कर पाएगा एनायन को? क्या एनायन को सराउंड कर पाएगा अगर H प्लस आई नहीं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये सराउंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब वहां पे फैक्टर नहीं लग पाएगा। ठीक है, एक बार हम देखते हैं इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर रिवर्स क्यों हो रहा है। इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? लाइक एसीटोन, राइट। अब अगर हम एसीटोन की बात करें, नहीं, बेंजीन तो नॉन पोलर होता है, मैंने पोलर अप्रोटिक बोला, बेंजीन तो नॉन पोलर है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल प्लस हो गया और ये डेल माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि NaF को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, एसीटोन के अंदर डिजॉल्व करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट PaS है। तो ये Na प्लस में ब्रेक होगा, F माइनस में ब्रेक होगा। Na प्लस को एसीटोन के जो नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज जो आपका है, नेगेटिव पार्ट है एसीटोन का, वो इसको सराउंड करेगा। टू विच इंटरेक्शन, विच इंटरेक्शन इट इज? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। एसीटोन ने सराउंड कर लिया। अब मुझे बताइए कि F माइनस जब एसीटोन में जाने के बाद ये F माइनस ब्रेक हो जाएगा, F माइनस को क्या एसीटोन सराउंड कर पाएगा? F माइनस को जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी बल्की है, पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी बल्की है, इस पॉजिटिव पार्ट के दोनों सराउंडिंग में CH3 ग्रुप है, तो क्या F माइनस को पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये F माइनस यहाँ पे क्या है? फ्री है, नो सॉल्वेशन, का सॉल्वेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? Na प्लस का तो होगा सॉल्वेशन, बट F माइनस का कोई भी सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑलरेडी स्टिफली क्राउडेड है, तो ये पॉजिटिव इसको सराउंड नहीं कर पाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी स्टिफली क्राउडेड है, तो ये फ्री होगा, F माइनस फ्री होगा। सिमिलरली अगर हम NaI को डॉल करें एसीटोन के अंदर, अगर हम NaI को एसीटोन के अंदर डिजोल्व करें तो वहां पे भी ऐसा ही होगा, NaI इन एसीटोन, ये हो जाएगा Na प्लस को एसीटोन इस तरह से आपका क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, बट I माइनस क्या होगा? I माइनस फ्री होगा। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेशन हुआ नहीं, इधर पे सॉल्वेशन हो गया था, आपका ये सराउंडेड हो चुका है, इसलिए डोनेट नहीं कर पा रहा है, राइट। आई नहीं हुआ है, राइट, लेग सराउंडेड है, मोर फ्री है, तो इसलिए डोनेट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है क्या? अभी वॉइस आ रही है क्या? तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका है एफ माइनस वी फ्री है, कोई माइनस वी फ्री है, आपका कोई सॉल्वेशन नहीं हुआ, नो सॉल्वेशन। तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? बताइए, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, हाउ टू डिसाइड विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सॉल्वेशन नहीं हुआ है, बोथ आर फ्री, एफ माइनस भी फ्री है, आई माइनस भी फ्री है, सो विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? बताइए। ओके, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ ऑफिस।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? वॉइस आ रही है आप सभी को? Okay. So in polar aprotic solvent, F minus is not solvation, not solvated, and I minus is also not solvated. Both are free. तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, which is more stable, F minus और I minus? Out of F minus and I minus, which is more stable? मैंने जीओसी में बताया था कि साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और लार्ज साइज एटम इज मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लार्ज एरिया पे डिस्पर्स हो जाता है. दैट इज I minus is more stable, राइट, एंड F माइनस इज लेस स्टेबल. स्मॉल साइज एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, राइट. सो I माइनस इज मोर स्टेबल मींस वी कैन से दैट इट इज लेस रिएक्टिव. जो आपका मोर स्टेबल होता है वो उस पर रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, स्टेबल है, रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी. और जो लेस स्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होगा. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? लेस स्टेबल इसका मतलब मोर रिएक्टिव होगा. और अगर F माइनस मोर रिएक्टिव है, अगर ये F माइनस मोर रिएक्टिव है, तो इसका मतलब इसके एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल. बताइए, इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? F minus is more reactive. More reactive means more tendency to donate electron. So in polar aprotic solvent, F minus is better nucleophile than I minus. अगर हम कंप्लीट ऑर्डर लिखें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, ये आपका ऑर्डर आएगा. ओके, बात समझ में आ रहा है? एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये. दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का सॉल्वेंट लिया है. आपने अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट आएगा. अगर आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट आएगा. इन बोथ द केसेस द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिटी विल नॉट बी सेम, राइट. इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट I माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट F माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया अभी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर या इथेनॉल,
इथेनॉल के अंदर क्या होता है, जब हम लोग NaF, सपोज हमने NaF लिया है, इसको वाटर में डिजोल्व किया, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, दोनों का सॉल्वेशन होगा। अब F माइनस की साइज स्मॉल होती है, तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करेगा क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और I माइनस की साइज ज्यादा लार्ज होती है, I माइनस की साइज लार्ज है, तो ये कम वाटर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करेगा। तो हाइड्रेटेड अगर एनायन की बात करें, तो हाइड्रेटेड एनायन, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैं इधर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि साइज की अगर हम बात करें, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, गैसियस फेज में, गैसियस फेज में मतलब ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, ये होगा, राइट। बट अगर आपसे इस तरह से बोला जाए F माइनस एक्वस, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, कई बार जेई में पूछा गया। I माइनस एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद। अब बताइए ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा इन एक्वस मीडियम, क्या सेम ऑर्डर होगा साइज का, नहीं। अब ऑर्डर ऑफ साइज ये होगा, F माइनस की साइज वाटर में, वाटर में डालने पे F माइनस की साइज बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन साइज की बात कर रहे हैं, हाइड्रेट की कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, साथ देख रहे हैं। और F माइनस की साइज स्मॉल होती है, F माइनस ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करता है, तो F माइनस की हाइड्रेटेड आयन की साइज बढ़ जाती है, राइट। तो F माइनस ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, I माइनस लेस वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, राइट। तो F माइनस क्या हो जाएगा, F माइनस इसका मतलब क्या है, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। I माइनस लेस वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड, इसका मतलब इसके डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी। तो मैंने ये बोला कि I माइनस की न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगी F माइनस से। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया, I माइनस कंपैरेटिवली फ्री है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा अच्छी है F माइनस से। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक। I माइनस फ्री है तो इसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा अच्छी है, F माइनस सराउंडेड है वाटर से, तो इसलिए न्यूक्लियोसिटी कम। बट अगर हम बात करें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन की बात कर रहे हैं, तो एसीटोन में क्या होता है, Na को एसीटोन में डिसॉल्व किया तो Na प्लस तो सराउंडेड होगा, Na प्लस का तो सॉल्वेशन होगा, Na प्लस सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। बट जो F माइनस है, F माइनस को ये जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है सराउंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज F माइनस के 2 पार्ट्स हैं, प्लस और माइनस, और जो इसका पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी बल्की है, ऑलरेडी ये 2 मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है, तो ये पॉजिटिव पार्ट इसको सराउंड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बल्की है, ऑलरेडी इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स है, यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो F माइनस का सॉल्वेशन नहीं होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। सिमिलरली I माइनस का भी सॉल्वेशन नहीं होगा, तो अगर सॉल्वेशन नहीं होगा तो अब हम लोग प्रीवियस वाला जो फैक्टर था उसके बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या होगा, F माइनस लेस स्टेबल होता है, I माइनस लार्ज साइज होने की वजह से मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल का मतलब मोर रिएक्टिव, दैट इज F माइनस इज मोर रिएक्टिव। और अगर F माइनस मोर रिएक्टिव है, अगर F माइनस मोर रिएक्टिव, इसका मतलब ये इजीली अटैक कर सकता है एल्काइल हैलाइड से, ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा होगा, तो F माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा देन I माइनस। So conclusion is this, the order will be different in both the cases. We can conclude order in PAS by looking at conjugate acid strength. कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ नहीं, नहीं, तो यहाँ पे एडिक स्ट्रेंथ से नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं ना, डिफरेंट सॉल्वेंट है, तो अकॉर्डिंग तो फाइनल कंक्लूजन सेम हो सकता है बट वो करेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने सॉल्वेंट चेंज किया है, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस किया था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट
एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट आर एम्बिडेंटेट लिगेंड? which has two donor site but at a time only one donor can donate. So उसी तरह से यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स हैविंग टू डोनर साइट्स. लाइक CN की अगर हम बात करें तो CN एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि CN में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है. तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? द स्पीसीज विच हैज मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट for reaction are called ambidentate nucleophile like Cn minus NO2 minus O minus CH double bond S. तो O minus CH double bond S की अगर हम बात करें तो क्या ये आपका ambidentate nucleophile होगा? Is it an ambidentate nucleophile? See, it can donate from oxygen and it can donate from sulfur also. So more than two donor sites होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Ambident nucleophile बोलेंगे. Next is leaving group ability. ठीक है? LGA, लीविंग ग्रुप एबिलिटी. LGA, लीविंग ग्रुप एबिलिटी. तो लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH माइनस और इसका रिएक्शन कर रहे हैं CH3Cl से, अल्काइल हैलाइड से. तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा. अब इसमें होता क्या है, OH माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, Cl को यहाँ से किक आउट कर देता है. तो क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप कौन सा है? लीविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है, लीविंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? Lg, Cl माइनस. तो लीविंग ग्रुप का मतलब समझ में आ गया आप सभी को? तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पर अटैक करता है और एक ग्रुप को यहाँ से किक आउट कर देता है और इटसेल्फ यहाँ से बॉन्ड बना लेता है. तो यहाँ पे Cl माइनस लीविंग ग्रुप है. Cl माइनस इज लीविंग ग्रुप. नाउ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, आपको डिफरेंट लीविंग ग्रुप्स दिया होगा, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, कौन सा पुअर लीविंग ग्रुप है. तो कैसे डिसाइड करेंगे? सो वीकर बेसिस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप. तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर मोर स्टेबल होगा, जैसे यहाँ पे अगर लाइक अगर हम इन जनरल देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल आर एक्स का मतलब काइल हैलाइड के आर पार्ट पे अटैक करता है, एक्स माइनस यहाँ से लीव कर जाता है. अब दो तीन अगर आपको लिविंग ग्रुप दिया हो, उसमें से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम इधर आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल, इसी को हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हर बार CH3Cl ऐसा जरूरी नहीं. तो आर एक्स कर लिया हमने और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा डेल प्लस पे, यहाँ से एक्स माइनस को बाहर निकाल लेगा. तो न्यूक्लियोफाइल आर बन जाएगा, एक्स माइनस बाहर निकाल लेगा. एक्स माइनस यहाँ पे क्या लिविंग ग्रुप है. अब एक्स माइनस ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कब होगा? जब वो स्टेबल होगा. क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? अगर ये स्टेबल होगा तो इजीली लीव कर जाएगा, जल्दी से लीव कर जाएगा. अगर ये अनस्टेबल होगा तो लीव नहीं करना चाहेगा. राइट. तो इसका मतलब आपको अगर 3-4 लिविंग ग्रुप दिए हो, उनमें से ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? कैन वी से दैट मोर द स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, मोर विल बी द LGA, लिविंग ग्रुप एबिलिटी. क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? जितना ज्यादा स्टेबल होगा लिविंग, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी. लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, क्योंकि अगर लीव करने के बाद स्टेबल होगा तो वो इजीली लीव करेगा, जल्दी से लीव करेगा. अगर लीव करने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा तो लीव नहीं करना चाहेगा. जैसे अगर हम बात करें I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस में, तो विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप. यहाँ पे हमें पता है कि I माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो I माइनस ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जल्दी इजीली लीव कर जाएगा. राइट. जैसे यहाँ पे देखिए, अगर सपोज मान लिया हमने इस तरह से किया, OH माइनस की बात कर लेते हैं. OH माइनस है और इसका हमने एक बार CH3I लिया और दूसरी बार हमने CH3F लिया. विच रिएक्शन विल बी फास्टर? सपोज इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं. विच रिएक्शन विल बी फास्टर? विच रिएक्शन विल बी फास्टर? राइट. सो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट वाले में जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है? दोनों में प्रोडक्ट तो आपका CH3OH मिथेनॉल बनेगा. फर्स्ट वाले में लिविंग ग्रुप I माइनस है, सेकंड वाले में लिविंग ग्रुप F माइनस है.
I माइनस ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है इसका मतलब, और ये क्या है आपका F माइनस लेस स्टेबल है, इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन विल बी हायर, फर्स्ट रिएक्शन ज्यादा इजीली होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल लीविंग ग्रुप बन रहा है तो जल्दी लीव कर जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो लीविंग ग्रुप I माइनस की ज्यादा अच्छी होती है F माइनस। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि CF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है या CI बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे जो CF बॉन्ड बनता है वो 2p इंटरेक्शन से बनता है, दोनों ही स्मॉल साइज के हैं, तो CF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो इसको लीव कराना डिफिकल्ट होगा, F माइनस को लीव कराना। तो चाहे आप इस तरह से देख ले या फिर लीव कराने के बाद जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। more the stability of leaving group, better will be the leaving group ability, right? Similarly अगर हम बात करें यहाँ पे F माइनस, जैसे यहाँ पे एक सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, यहाँ पे F माइनस OH माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल कौन होता है इसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, F माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो F माइनस की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? ठीक है, F माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो F माइनस ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, F माइनस की लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी लीविंग ग्रुप लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें RCO माइनस, PHO माइनस, HO माइनस एंड RO माइनस, लीविंग ग्रुप एबिलिटी RCO माइनस की ज्यादा अच्छी है PHO माइनस से। रीजन क्या होगा? अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है GOC2 में। यस, RCO माइनस के अंदर रेजोनेंस है, और यहाँ पे जो रेजोनेंस है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस है, और OH माइनस में कोई रेजोनेंस नहीं है, RO माइनस में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, इधर आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी हमने डिसाइड कर लिया लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये हमने क्या लिखा? LGA मींस लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर लिखा है। SH माइनस एंड OH माइनस में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? SH माइनस एंड OH माइनस में, तो यहाँ पे साइज देखेंगे, इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लार्ज साइज वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो SH माइनस मोर स्टेबल है तो जल्दी लीव कर जाएगा, SH माइनस की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी OH माइनस से। बात समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरली अगर हम बात करें फिफ्थ में लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी अच्छी होगी? तो टॉप यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, कैसे डिसाइड करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बताइए, इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए, इधर तो आपका सेम है, जो यहाँ पे जो आपका सेम है उधर हमें फोकस नहीं करना है, जहाँ पे डिफरेंस है उधर फोकस करना है। यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है? CH3 लगा, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, दोनों ही एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, और अगर ये मोर स्टेबल तो जल्दी लीव कर जाएगा। HO माइनस एंड RO माइनस में कैसे डिसाइड किया? HO माइनस एंड RO माइनस में अब देखो एनायन है ना, तो R क्या करता है? एल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को प्रोवाइड करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। HO माइनस में ऐसा नहीं होगा एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, एल्काइल सल्फोनेट, एल्काइल सल्फेट, टोसाइलेट एंड ट्रिफ्लेट। सो ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे आपको ट्रिफ्लेट, टोसाइलेट एंड ट्रिफ्लेट, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा। टोसाइलेट, राइट? टोसाइलेट क्या होता है आपका? टोसाइलेट का स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछा जाता है। टोसाइलेट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। व्हाई टोसाइलेट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप? बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, इट इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। अब टोसाइलेट जब आपको बोलेगा TS बोलेगा, OTS बोलेगा, OTS
आपसे बोलेगा OTS, OTS माइनस, OTS माइनस का फुल फॉर्म ये है, यहाँ पे TS क्या है, टॉलिन प्लस सल्फोनेट, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं टॉलिन, टू मेमोराइज टॉलिन प्लस सल्फेट, टॉलिन प्लस सल्फेट टोसाइलेट, ये टॉलिन है, बात समझ में आ रहा है, दिस इज टॉलिन और दिस इज सल्फेट, टॉलिन प्लस सल्फेट टोसाइलेट, इसको टोसाइलेट बोलते हैं और इसको शॉर्ट में OTS माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, रेजोनेंस होगा, सल्फेट में 3 साइड से रेजोनेंस होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली ट्रिफ्लेट, दिस इज ट्रिफ्लेट, ट्रिफ्लेट मींस ट्राइफ्लोरो सल्फेट, trifluorosulfate is called triflate. Just to memorize, we can write trifluorosulfate, right? Triflate. बात समझ में आ रहा है, 3 फ्लोरीन होंगे और एक आपका SO3 माइनस होगा, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो कुछ इस तरह से बनेगा ट्रिफ्लेट। दिस इज ट्रिफ्लेट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे ऐसा पूछा जा सकता है ट्राइफ्लोरोसल्फेट एंड CH3SO3 माइनस, which is better leaving group out of these two, which is better leaving group, which is better leaving group, बताइए। हाँ, ट्रिफ्लेट ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही एनायन है और एनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर, मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बात समझ में आ रहा है, तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ट्रिफ्लेट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो इजिली लीव कर जाएगा, तो ये आपका ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ट्रिफ्लेट इससे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और अगर आप बोलेंगे CH3CO माइनस, एसीटेट आयन और ट्रिफ्लेट में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, एसीटेट आयन एंड ट्रिफ्लेट आयन, which is better leaving group, which has higher leaving group ability, again ट्रिफ्लेट आयन, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इधर रेजोनेंस कम होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेंस होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेंस होगा, more the delocalization more will be the stability, and more the stability better will be the living group. So ट्रिफ्लेट एंड टोसाइलेट का स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज करना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को, these are very good living group because of their stability. Okay, next we will discuss reaction of acidic hydrogen, reaction of acidic hydrogen. So acidic hydrogen का reaction के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Compounds having reactive or acidic hydrogen give acid base reaction, right? Suppose मान लिया किसी मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन, लाइक एसिटिक एसिड हैज एसिडिक हाइड्रोजन, तो किसी मॉलिक्यूल के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन और उसका किसी मेटल के साथ रिएक्शन करें, तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करने से कौन सी गैस रिलीज होती है, अगर किसी भी एसिड का हमने किसी मेटल के साथ रिएक्शन किया तो H2 गैस रिलीज होती है, राइट, H2 गैस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे एसिटिक एसिड का हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसिटिक एसिड का सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, एसिटिक एसिड H+ लूज करेगा और सोडियम क्या करता है, सोडियम इस तरह से आयनाइज होगा और सोडियम सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम के इलेक्ट्रॉन को गेन करके H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। पहले एसिटिक एसिड एक H+ लूज करेगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको H+ गेन करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, और यहाँ से क्या बनेगा, एसिटेट आयन, इस साइड में आपका एसिटेट आयन बनेगा और Na+ इधर आपका बचा हुआ है, तो एसिटेट आयन और Na+ नीचे क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, इज इट क्लियर। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है H+ उसको एक्सेप्ट करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है और उसको मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक गैस मिलेगी। अगर हम बात करें रिएक्शन विद एल्कली, एल्कली मींस बेस, सो एसिडिक हाइड्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, अगर उसका रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करें तो बेस क्या करेगा, बेस OH माइनस रिलीज करेगा और यहाँ से H+ रिलीज होगा, OH माइनस और H+, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा,
वाटर बनेगा, बेस OH माइनस रिलीज करेगा, एसिटिक एसिड H+ रिलीज करेगा, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपका वाटर होगा। अगर हम एसिटिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस रिलीज करेगा और इधर से H+ रिलीज होगा, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। एसिटिक एसिड H+ रिलीज करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, HCO3 माइनस प्लस H+, H2CO3 बनेगा, H2CO3 बनेगा, और H2CO3 अनस्टेबल होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है H2O प्लस CO2 में, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी। तो अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करेंगे, so which gas will be released? CO2 गैस, CO2 गैस will be released। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? Is it clear? Now अब यहाँ पे देखिए, क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा, क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा? लाइक एसिटिक एसिड है और इसका रिएक्शन हम लोग NaSCO3 से कर रहे हैं, यहाँ पे H2CO3 बन रहा है, पहले H2CO3 बनता है फिर बाद में वो ब्रेक हो जाता है, प्लस H2CO3 प्लस CH3CONA, CH3COON। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हम लोग इन दोनों एसिड जैसे हमें कंपेयर करना है, तो कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है? ये आपका वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड रिएक्शन फिजिबल होगा, राइट? रिएक्शन कैसा होगा, फिजिबल होगा, बट अगर इसी का रिवर्स रिएक्शन लिखा हो तो वो नॉट फिजिबल होगा, रिएक्शन पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली पहले H2CO3 बना, फिर H2CO3 होता क्या है, अनस्टेबल होता है, तो रूम टेम्परेचर पे ये आपका H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O लिखा हुआ है, CO2 प्लस H2O मीन्स H2CO3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बताइए, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, हेलो, हाँ। सो रिएक्शन विथ NaH, रिएक्शन विथ NaH अगर हम देखें, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखें, सो CH3COH का अगर NaH के साथ रिएक्शन करें, तो CH3CONA प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज, बिकॉज यहाँ पे H+ यहाँ पे आपका रिलीज होगा, और यहाँ से आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे H माइनस रिलीज होगा और यहाँ पे H+ रिलीज होगा, तो H माइनस एंड H+ ये दोनों आपके कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2 गैस रिलीज होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? सो एसिटिक एसिड का अगर हम NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaH से आपका Na प्लस एंड H माइनस, यहाँ से H माइनस मिलेगा और इधर से H+ मिलेगा, तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पे, H+ एंड H माइनस, H2 गैस रिलीज होगी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? Okay. Now we will see reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. What are Grignard reagent? What is Grignard reagent? हम लोग Grignard reagent के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Grignard reagent is very important reagent. It is alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide RMgX is called Grignard reagent. Alkyl magnesium halide. For example, CH3MgBr. CH3MgBr को क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे R की जगह पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, एंड X की जगह पे क्या रखेंगे आप,
व्हाट इज एक्स हियर? हैलोजन, जिसमें आप मेनली Br एंड Cl रखते हैं, Br एंड Cl. So methyl magnesium bromide is Grignard reagent. This is general formula of Grignard reagent. General formula. Right? This is general formula of Grignard reagent. Alkyl magnesium halide. Similarly, अगर हम बात करें C2H5 MgBr, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इथाइल, या फिर यहाँ पे Cl ले लेते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज ऑल्सो अनदर Grignard reagent. Ethyl magnesium chloride. Methyl magnesium bromide, ethyl magnesium chloride. Any other example you can take? PHMgBr. PHMgBr, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज अगेन Grignard reagent. इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम. हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. So this is the general formula of Grignard reagent, alkyl magnesium halide. Right? Now अगर हम फिनाइल CH3MgBr, अगर हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की बात करें, लाइक CH3MgBr की बात करें, तो CH3MgBr कैसा होता है? CH3MgBr, यहाँ पे जब ये मेटल कार्बन बॉन्ड है, और मेटल कार्बन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं. मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. All the compounds which have metal carbon bond are called organometallic compounds. So this is an example of organometallic compound, right? Organometallic compound. अब इसमें अगर इसका पोलराइजेशन होगा, तो पोलराइजेशन किस टाइप का होगा? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल प्लस आएगा और कार्बन के ऊपर डेल माइनस आएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जब ये पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे CH3 माइनस एंड Mg प्लस इस तरह से पोलराइज होगा. मतलब यहाँ से आपका क्या, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिकॉज मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो CH3 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा. क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रहा है? जब ये ब्रेक होगा तो CH3 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस या प्लस? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 के ऊपर किस टाइप का चार्ज आना चाहिए? माइनस और प्लस. माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, CH3 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा. तो अगर हम CH3MgBr Grignard reagent का वाटर के साथ रिएक्शन करें, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी? कैन यू टेल मी विच गैस विल बी रिलीज्ड हियर? Which gas will be released here? अगर हम किसी भी Grignard reagent का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन करें, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ से H प्लस लूज करेगा, और यहाँ से आपका क्या होगा? CH3 माइनस. जैसा अभी मैंने बताया, ये बॉन्ड आपका जब पोलराइज होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और CH3 माइनस और H प्लस ये कंबाइन होके विच गैस विल बी रिलीज्ड हियर? मीथेन गैस. यहाँ पे आपकी मीथेन गैस रिलीज होगी. प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. ये आपका साइड प्रोडक्ट है. बात समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे OH माइनस मिलेगा और इधर से Mg प्लस Br, Mg प्लस Br और OH माइनस, MgOHBr बन जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इज इट क्लियर? PHMgBr का अगर रिएक्शन हम लोग इथेनॉल से करें, तो यहाँ पे आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी? विच गैस विल बी रिलीज्ड हियर? PHMgBr reacts with ethanol. What is product here? What is product here? All of you write the product. What will be product here? PHMG. Hello students, voice आ रही है आप सभी को? Are you getting my voice, all of you? Okay. So PHMgBr reacts with ethanol. What will be product? PHMgBr जब आपका ब्रेक होगा,
यहाँ पे क्या होगा, इधर डेल माइनस आएगा, इधर डेल प्लस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज पीएच? C6H5। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड पीएच, फिनाइल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पीएच इज इक्वल टू C6H5। क्लियर? और यहाँ से क्या होगा, इथेनॉल जब ब्रेक होगा तो इथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको H प्लस मिलेगा और इधर से आपको पीएच माइनस मिलेगा, पीएच माइनस एंड H प्लस। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट। व्हाट विल बी मेन प्रोडक्ट? मेन प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। एंड साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? व्हाट विल साइड प्रोडक्ट? हियर Mg प्लस Br। यहाँ से आपका, इसको हम लोग देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पीएच माइनस MgBr प्लस, पीएच माइनस और यहाँ से H प्लस, बेंजीन बन गया, प्लस Mg प्लस Br एंड C2H5O माइनस इधर आपका होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, MgOC2H5Br, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड, दिस इज साइड प्रोडक्ट। So how Grignard reagent, if Grignard reagent reacts with any compound having acidic proton, तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जैसे इधर भी आपका एल्केन का फॉर्मेशन, राइट? तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। एक्स, व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज हैलोजन, एक्स में बी Br और एक्स में बी Br और Cl, में भी ब्रोमीन और क्लोरीन, like CH3 MgBr, C2H5 MgCl, PH MgBr, all are Grignard reagent. Grignard reagent is very important reagent in organic chemistry. इसके हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे अभी। सो CH3 MgBr की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH3 माइनस जनरेट करेगा, CH3 माइनस वाटर H प्लस लूज करेगा, H प्लस एंड CH2 माइनस से CH4 गैस रिलीज होगी। यहाँ से Mg प्लस Br एंड OH माइनस, तो MgOH Br साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे PH MgBr प्लस C2H5OH, यहाँ से PH माइनस और इधर H प्लस आपका बेंजीन मेन प्रोडक्ट बन गया, प्लस MgBr एंड C2H5O माइनस MgOC2H5Br, दिस विल बी द साइड प्रोडक्ट। So RMgBr means Grignard reagent, reaction with Grignard reagent। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन का Grignard reagent के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है। So ZH means any compound containing acidic hydrogen, अगर इसका Grignard reagent के साथ रिएक्शन करेंगे तो R माइनस और H प्लस RH बन जाएगा। दैट मींस यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी में प्रोडक्ट एल्केन बनेगा। जब भी हम लोग किसी Grignard reagent रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करेंगे जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो एल्केन हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। कैन वी से लाइक दिस, जैसे हमने CH4 देखा था वहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में, एल्केन हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। क्या सभी स्टूडेंट्स को वॉइस ब्रेक हो रहा है, बताइए? सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही हो रहा है? वॉइस कंफर्म, वॉइस इज क्लियर नाउ? Okay, so that means any compound containing acidic hydrogen, if it will react with Grignard reagent, तो यहाँ पे आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा R माइनस H प्लस RH प्लस MgBrZ, ये आपका जनरल रिएक्शन MgBrZ। लाइक अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा, R माइनस H RH बन जाएगा। अगर इधर CH3 होता तो मीथेन गैस रिलीज होता। अगर यहाँ पे
R इज इक्वल टू इथाइल ग्रुप होता तो कौन सी गैस रिलीज होती? अगर यहाँ पे R इज इक्वल टू इथाइल होता तो कौन सी गैस रिलीज होती? इथेन गैस रिलीज होती, राइट, एंड MgOH Br हो जाएगा। सिमिलरली R डैश NH2, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इस R से रिएक्ट करके RH बना लेगा। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो भी एसिडिक होता है, मैंने बताया था, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यहाँ से RH बन जाएगा। एसिटिक एसिड या डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इन सभी में क्या कर रहा है, R माइनस H प्लस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अपने साथ कंबाइन कर रहा है और एल्केन बना रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कोई ऐसा कंपाउंड, क्या इस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन निकलने के बाद एरोमेटिक बन जाए, जैसे यहाँ पे एरोमेटिक बन रहा है तो इसको भी एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, दिस इज आल्सो एसिडिक, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये R माइनस क्या करेगा, अपने साथ कंबाइन करके RH बना देगा, प्लस ये आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। सपोज इसमें हम लोग एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से, एसिटिक एसिड reacts with C2H5 MgCl, what will be product, what will be product, all of you, what will be product? तो यहाँ से क्या आपका बनेगा, C2H5 माइनस MgCl प्लस, और इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, CH3COO माइनस H प्लस, इस तरह से ब्रेक करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इस तरह से आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, so which gas will be released here, इथेन, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, what will be side product, MgCl and OCOCH3, ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम और मेटल और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, ये जब रिएक्शन होता है तो ब्रेक हो जाता है, बट एक्चुअल में कौन किस टाइप की बॉन्ड होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जब कोई पोलर सॉल्वेंट आता है तो पोलराइज करके इसको बाहर निकाल देता है, मतलब क्या ये कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है मेटल कार्बन के बीच में ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर, नहीं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से सॉलिड लाइन से दिखाया, अगर आयनिक होता तो सॉलिड लाइन नहीं बनाता मैं, तो मेटल कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, क्या यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? हाँ बताइए। तो विग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम और ब्रोमीन का बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा, अल्काइल के साथ बॉन्ड, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन, नहीं, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन का बॉन्ड ये नहीं ब्रेक होता है, यहाँ पे भी आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये इस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज जब ये सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट इसको सराउंड करता है, इन दोनों को सराउंड करेगा, राइट, सॉल्वेंट इन दोनों को सराउंड करेगा, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन से सॉल्वेंट का जो आपका पॉजिटिव पार्ट है इसको सराउंड करेगा और सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट Mg को सराउंड करेगा, सो मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड, ब्रोमीन को, हाँ वो राइट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज फैक्ट, ओके। तो मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, ये सॉल्वेंट इसको ब्रेक कराएगा थ्रू सॉल्वेशन, क्योंकि ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा, सराउंड करने के बाद सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, क्लियर? Next is nucleophilic addition reaction of carbonyl compounds. What are carbonyl compounds? Carbonyl compounds, compound containing CO bond, they are called carbonyl compounds. बात समझ में आ रहा है? Like what are the functional groups? Any functional group which contain carbonyl group? What are the functional groups which contain carbonyl group? Aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone contain carbonyl group.
व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप? CO. CO इज कॉल्ड कार्बोनाइल. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction of carbonyl compounds. So it is a characteristic reaction of carbonyl compound, that is aldehyde and ketone. This reaction involves addition of nucleophile and electrophile across CO bond. Like अगर हम यहाँ पे बात करें RCOCH3, RCOR डैश और इसका हमने E plus Nu माइनस से रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल. तो ये किस तरह से आपका पोलराइज होगा? CO किस तरह से आपका पोलराइज होगा? इधर आपका डेल प्लस आएगा और यहाँ पे डेल माइनस आएगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाउ E प्लस इस L माइनस पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, राइट? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CNU, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, एंड O ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O से आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया. इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, लेक्चर कितने बजे से आपका? कॉलेज लेक्चर है, तो अभी आप 11:15 पे था ना आपका लेक्चर 11:15 तक था. ठीक है, कॉलेज का लेक्चर है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, वॉइस आ रही है आप सभी को? तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ, आप इसको रिवाइज कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और आप कॉलेज लेक्चर अटेंड कीजिए. नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट आप सभी लोग रिवाइज कर लेना, देन ओनली यू विल गेट इन प्रीवियस क्लास. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.